साबिर, पीडीएम डटी है, 23 मार्च को ही इनका मार्च इस्लामाबाद जाएगा। आज शेख साहब ने कह दिए आप ज़रूर आएँ, अपनी मर्जी से और जलीलो ख्वार होंगे। तो आज जो एमक्यूएम जो जलीलो ख्वार हुई, जो कुछ सिंध पुलिस ने उनके साथ वहाँ पर किया, तो लग क्या ऐसे ही रहा है कि जलीलो ख्वार का जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो पीडीएम के एहतजाज के लिए, पीडीएम के लोगों के लिए कि आए हम भी आपके साथ यही सलूक करेंगे? उसमें एक तो बात है कि जो तारीख है पीडीएम की वो बड़ी ऑड सी तारीख है और वो सूट नहीं कर रही अपोजिशन को, खासतौर पे पीडीएम को सूट नहीं करेगी, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सूट कर रही है। उसकी रीजन ये है कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान जो है इस साल मनाया जाएगा, वो माजी की निस्बत बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसमें एक तो OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है वज़राए खारजा की, वो 22 मार्च को है और 20 से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। 22 मार्च को OIC वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस है, 23 मार्च को वज़राए खारजा इनमें से अक्सर जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी होंगे। 23 मार्च की यौम पाकिस्तान के मौके पे ये 75वां होगा। तो इसलिए ये सिर्फ हुकूमत का इवेंट नहीं होगा, ये पाकिस्तान का इवेंट होगा। नंबर 1 तो ये है, वो कह रहे हैं परेड सुबह के वक्त होनी है, हमने शाम के टाइम पहुंचना है, लेकिन हम अपना फैसला तब्दील नहीं करेंगे, हम पहुंचेंगे जरूर। उसमें उसकी रीजन है कि पीडीएम ने पहले भी एक लॉन्ग मार्च किया था। गवर्नमेंट को पीडीएम से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, सही, और ना ही पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले भी लॉन्ग मार्च आया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब सिर्फ अकेले आए थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब एक दफा नजर आए और उसके बाद वो भी रूपोश हो गए थे। बहुत सारे लोग उसमें नजर नहीं आए थे और अपने अपने मामला तय करके निकल गए थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले रह गए थे। इस बार भी अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है उसके पीछे कोई आपस में इनके अपना अपना एजेंडा और अपनी अपनी पर्चियां होंगी, उसमें क्या डिसाइड करते हैं अभी बहुत। ये तो फिर शेख साहब वाली बात हुई ना कि हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस्लामाबाद आकर 1 महीना भी बैठ जाए हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी तो फिर चलती रहेगी। अदम एतमाद वाली बात में कितनी संजीदा लगती है पीडीएम आपको? पीडीएम अदम एतमाद के मामले में पीडीएम जो है वो बिल्कुल उस वक्त तक 0 + 0 = 0 है जब तक पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं होती। और कुछ इत्तेहादी भी। जी बिल्कुल, पहला तो है कि अपोजिशन मास्टर की जो है वो जरदारी साहब के पास है। अगर जरदारी साहब उनके साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं, पीडीएम, तो उनके तो नंबर ही बहुत थोड़े हैं। जब पीपल्स पार्टी अपना वजन उधर लेके जाएगी, और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, उसके साथ ANP भी है और उसके साथ कुछ और 1-2 इंडिपेंडेंट भी आ जाएंगे, तो तब तक तो वो उसमें है जान ही नहीं है। अब अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी के मुतालिबात, उनकी डिमांड्स कुछ और हैं, नवाज लीग की डिमांड्स कुछ और हैं और उसमें अभी भी किसी किस्म की कोई इनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है अदम एतमाद के मामले में भी। और जरदारी साहब अपनी विकेट पे मुस्लिम लीग नवाज को खिलाना चाहते हैं, पीडीएम को खिलाना चाहते हैं और पीडीएम में मुस्लिम लीग नवाज अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कार्ड को। तो उसमें भी हनूज दिल्ली दूरस्त कह सकते हैं हम, अभी उसमें कोई नजर नहीं आ रहा जब तक के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम इकट्ठे बैठ के किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इकट्ठे हो भी जाएं तो इत्तेहादियों का इस अदम एतमाद में साथ देना काफी मुश्किल नजर आता है। अगर ऑपोजिशन के से वाकई इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब आजकल जो बातें कर रहे हैं, जिस खौफ से वो बातें कर रहे हैं, दबाव का शिकार नजर आते हैं, तो फिर वो किस चीज का दबाव है? ऐसा क्या खौफ है जो उनकी बातों में झलक रहा है, नजर आ रहा है कि अगर वो सड़कों पर आ गए तो ज्यादा खतरनाक होंगे? फिर ये वो पैगाम किसको दे रहे हैं? ऑपोजिशन तो ये कह रही है कि पैगाम भाई हम लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए तो खतरा 3.5 साल से और क्या इन्होंने हमारे साथ करना है। हर बड़ा जो सीनियर लीडर है ऑपोजिशन का जेलें कैदे भुगत के आगे, और इन्होंने हमारे साथ क्या करना है? तो कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट को ये सारी धमकियां दे रहे हैं। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या इक़्तिदार के ऐवानों में जो इस वक्त डिस्टर्बेंस पाई जाती है, उसमें उनकी अपनी नालायकी है या अपना अंदर का खौफ है और ये क्योस अपोजिशन का काम होता है, क्योस पैदा करना, इख्तिलाफ पैदा करना और अनरेस्ट पैदा करना। अब ये गवर्नमेंट का स्मार्ट गवर्नमेंट तो वही होती है जो उनकी विकेट पे जाके मत खेले, बल्कि अपोजिशन को अपनी विकेट पे खिलाए। तो यहाँ पे काम उलट हो रहा है तो फौरन परेशान हो जाती है गवर्नमेंट के, पता नहीं क्या हो रहा है, 2-4 मुलाकातें हो जाएं या 2-4 खबरें आ जाएं तो फौरन
ये खुद ब खुद ही ये हुकूमती बेंचों से आवाजें आना शुरू हो जाए, डील ढील NRO। आज जो वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकातें हुई आला अस्करी क़यादत की, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा सुकून और तसल्ली मिल गई होनी है प्राइम मिनिस्टर को भी और वज़रा को भी। जी बिल्कुल, आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगी शादिया के काफ़ी अफाका नज़र आएगा और वज़रा और प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा, उनका एतमाद जो है वो वापस लौट आएगा जो कल मुलाकात हुई है। शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा लेना, अब तो खैर नए मुशीर एहतसाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बास को लगा दिया गया, जो DG साबिक DG नैब रह चुके हैं। नैब का ही रिटायर्ड अफसर को लगा दिया एहतसाब का मुशीर और दाखिला का मुशीर। ये दुरुस्त फैसला है? और क्या हम ये समझें कि 3.5 सालों में एहतसाब का एक जो बयानिया इन्होंने गढ़ा था शहजाद अकबर के मुस्ताफ़ी होने के साथ, वो वक्त भी ज़ाया हो गया, कुछ कर नहीं सके, इनके बयानिया को शिकस्त पहुंची? शहजाद अकबर साहब को अंदरूनी प्रेशर की वजह से हटाया गया जी, और मुसद्दक अब्बासी साहब के बाद वापस आने से वो मेरा ख्याल है कि वो टेम्पो पर करार नहीं रह सकेगा। जो कि शहजाद अकबर साहब के वक्त था, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे और बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिपोर्ट करते थे और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था। मुसद्दक अब्बासी साहब को लगाया गया है इसलिए कि वो नैब में काम करते रहे हैं और नैब में जो बकौल इक़्तिदार ऐवान इक़्तिदार के कि जो कोई कहीं स्पॉट फिक्सिंग होती भी है तो उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये डिपेंड करता है मुसद्दक अब्बासी साहब पे कि वो किस तरीके से, और नैब में आया एक रिटायर्ड अफसर जब एडवाइज़र बन के, क्या नैब के अंदर उस हद तक अपने आप को असर्ट कर सकेगा? क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि पिछले दिनों एक साहब को एक जिम्मेदारी से रिज़ाइन करवाया गया और उनका ख्याल था कि गवर्नमेंट का कि इनको हम जिम्मेदारी सौंपेंगे और केसों को ये देखेंगे जो मेगा केसेस हैं, लेकिन नैब ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया और वो अभी भी अपना फारग फेर रहे हैं। शहजाद अकबर का मुस्ताफ़ी होना ये ऑपोजिशन के लिए आप समझते हैं अच्छा साइन है? ऑपोजिशन के लिए भी और वज़रा के लिए भी। वज़रा के लिए भी? जी हाँ, वज़रा के लिए भी, क्योंकि अंदर से प्रेशर था। उसकी रीजन है कि रिंग रोड स्कैंडल है, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल। जाहिर है ऑपोजिशन तो सब शोर मचाते थे कि उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक और भी है, ये तो एक और रिपोर्ट तैयार पड़ी है, वो अब कब पब्लिक करते हैं और पब्लिक करते भी या नहीं करते, वो पेट्रोलियम से मुताल्लिक है, वो सबसे बड़ी है। सही, तो फिर नए मुशीर का आ जाना इसका मतलब है कि ये ऑपोजिशन के लिए भी जो एक टेम्पो चला था, गिरफ्तारियां और ये सब कुछ सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो कुछ और ही चाहते हैं क्योंकि वो नाराज इस बात पे थे कि एहतसाब का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो है। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी अब अकाउंटेबिलिटी और इसको ओनरशिप लेने की बजाय अपना अगर गवर्नेंस पे तवज्जो दें और आखिरी साल जो है वो गवर्नेंस पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इदारों का काम है और इदारे जो इस वक्त मौजूदा सिस्टम है, नैब में आप एक हद से ज़्यादा नहीं एग्जेक्टिव इन्वॉल्व हो सकती। नैब ने अपने तरीके से काम करना है। FIA को आप अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। FIA बराह रास्त इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, वो ज़्यादा काम, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फेक अकाउंट केस है वो खा जरदारी साहब का था या शहबाज शरीफ एंड कंपनी का था, वो भी FIA ने किया है और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। तो नैब का अपना एक प्रोसीजर है, वो उस फ्रेम से बाहर नहीं निकलेगी, खा किसी को भी आप लगा दें। जाहिर है वो अदलिया से भी तो अपील कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, नैब का अपना प्रोसीजर है और फिर जो सजाएं होनी है, जाहिर है अदलिया का एक प्रोसीजर, उसको अडॉप्ट करके उसके मुताबिक चल के सजाओं तक आप पहुंचते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो मजबूर होकर अदलिया से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डे टू डे रोजाना की बुनियादों पर, खास तौर पर जो शरीफ खानदान के केसेस हैं इनकी आप हेयरिंग करें। साहब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, माजी में आपको भी पता है जब ये रिपोर्ट्स आती थी तो इमरान खान साहब इसी को बुनियाद बनाकर जो है ना वो नून लीग को और जरदारी खानदान को करप्ट कहना और ये कहना कि मुल्क लूट कर खा गए, बाहर भाग गए। आज ये रिपोर्टें गलत हो गई, माजी की रिपोर्टें दुरुस्ती, हुकूमत क्यों इनकार है इस रिपोर्ट को मानने से और कह रहे हैं नहीं 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 इसमें सियासी करप्शन का जिक्र है, माली करप्शन का तो जिक्र ही नहीं है। मेरा ख्याल है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए गवर्नमेंट को और उससे भागना नहीं चाहिए।
और ये जहन में रखिएगा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन है वो डॉक्टर नासिरा जावेद इकबाल हैं और नोन नाम है उनका और गुड रेपुटेशन है उनकी। और उनके बेटे जो हैं वलीद इकबाल वो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के वकील हैं। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता। अगर आपने माजी की रिपोर्ट्स को तस्लीम किया तो फिर ये भी तस्लीम करना होगा, अगर ये गलत है तो फिर माजी की भी गलत थी। तो इसलिए ये होता है जब आप अपने सर पे आन पड़ती है तो फिर जवाब तलाश किए जाते हैं। बेहतर होगा कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ें और जो इश्यूज जेन्युइन है उनको एड्रेस किया जाए।